सभी लोगों को नमस्कार। सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे बच्चों, और आप सभी लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे आर्टिकल 13। मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं। जितने भी लोगों को पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था समझ नहीं आती है, मुश्किल लगती है, और जितने भी केस लॉज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, या फिर वैसे भी अगर आप भारत के संविधान को जानना चाहते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज जानना चाहते हैं, जितने भी केस लॉज हुए उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सरस्वती माता का नाम लेकर आज मैं आपको भारत का ये कहना कि सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ाने जा रहा हूं, क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाने जा रहा हूं मेरे बच्चों आर्टिकल 13 के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आधार कार्ड का केस, जिस आधार कार्ड के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि आधार कार्ड के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं कर सकते। आपको मैं दूसरा केस दिखाता हूं, पुट्टा स्वामी का केस। हर एक केस के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों। पुट्टा स्वामी केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार भी अगर चाहे तो लोगों की निजता के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। इवन इफ द गवर्नमेंट वांट, इट कैन नॉट एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी सरकार के ऊपर भी कुछ मर्यादाएं हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज सम लिमिटेशन। हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो काम करती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या उसके ऊपर भी कुछ मर्यादाएं हैं? हाँ, उसके ऊपर भी कुछ मर्यादाएं हैं। फिर मैं आपको एक केस दिखाता हूं कि हार्दिया का केस, ये राइट टू मैरिज एक्ट। चिंता मत करना, इस सीरीज में मैं हर एक केस आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा, पर मैं अभी जो आपको बताने चाह रहा हूं कि राइट टू मैरिज एक्ट, राइट टू मैरिज एक मौलिक अधिकार है। इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। बहुत बड़ी डिबेट है आर्टिकल 21 में कि क्या समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी एक फंडामेंटल राइट है। इज दी होमोसेक्सुअलिटी इज फंडामेंटल राइट? क्या यह भी एक फंडामेंटल राइट है, और क्या इन लोगों के भी राइट्स मिलने चाहिए, उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं। केशवानंद भारती केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंडिया, राइट टू प्रॉपर्टी का है। और यूपीएससी में मेरे बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी से बहुत सारे सवाल आते हैं। यू कैन सी मैनी क्वेश्चन फ्रॉम राइट टू प्रॉपर्टी केस। संपत्ति के अधिकार से बहुत सारे केस आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों। और भी बहुत सारे केस हैं, चाहे यमुना की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो बार बार क्या देता है, डायरेक्शन देता है गवर्नमेंट को। क्या देता है? गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट, या इवन देशद्रोह, सिडिशन पर सरकार को यह कहा जाता है कि आप इसको बैलेंस में रखिए, किसी के ऊपर जबरदस्ती देशद्रोह का मुकदमा मत लगाइए। तो आज हम उस आर्टिकल की शुरुआत करने जा रहे हैं जो इनके पीछे है। अलीगढ़ आपने देखी होगी, मूवी है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, या फिर एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, जहां प्रेस की स्वतंत्रता को क्या माना गया, एज अ फंडामेंटल राइट। तो आइए आर्टिकल 13 से हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 13 क्या है?
ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। सभी बच्चों बहुत फोकस करके सुनना। भारत गुलाम रहा है। गुलामी से पहले किनका राज था? राजाओं का राज था, और राजा अपनी मनमर्जी से सब चीजें किया करते थे। लोगों को ना घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी, ना ही अपने धर्म को पूजने की। पीपल डू नॉट हैव द राइट टू रोम और टू प्रोफेस द रिलीजन विच दे वांट टू प्रोफेस। तो उन्होंने क्या, राजाओं के यहां पर शक्ति कपूर जैसे राजा होते थे, जंगल का कानून चल रहा था, ना खाता ना बही, जो राजा कहे वही सही। देयर वॉज नो रूल ऑफ लॉ, देयर वॉज अ टायरनी। फिर मेरे जिगर के टुकड़ों, भारत गुलाम हो गया। आप जानते ही हैं, इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अंग्रेज लोग क्या थे? अंग्रेज लोगों के हम लोग गुलाम हो गए। ब्रिटिशर आए, और ब्रिटिशर भी हमको कोई अधिकार वगैरह देते नहीं थे। उन्होंने गांधी जी को भी क्या कर दिया? जब वो विद्रोह कर रहे थे तो 124A लगाकर किसमें डाल दिया? जेल में डाल दिया। कानून बनाया, लेकिन कानून कैसा? गलत। आपने सुना होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, सुना है? बिना वकील, बिना दलील आपको क्या किया जाएगा? हेबियस कार्पस भी आपको नहीं मिलेगा वकील के पास या जज के पास, या फिर फरियाद का अधिकार, सीधा उठा के जेल में डाल दिया था। काला कानून बने हुए थे। अब जब भारत आजाद हुआ तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला गया? फंडामेंटल राइट। जितनी भी पुरानी चीजें थी उनको दूर करने के लिए, और अंग्रेजों की तरह जो भविष्य की सरकारें होंगी, अंग्रेजों की तरह जो भविष्य की सरकारें होंगी, वो भी आदमी का गला ना घोटें, इसके लिए एक आर्टिकल डाला गया जिसका नाम है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है मेरे बच्चों? मैंने अभी तक आपको बैकग्राउंड दिया है, चिंता मत करना, मैं पूरा चीज आपको एक एक करके समझा दूंगा। आर्टिकल 13 की क्या डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान से सुनिए। इसी से बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, भारतीय संविधान में जितने भी सवाल हैं वो इसी से निकलते हैं। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर देश के आप नागरिक हैं तो भी इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। तो आर्टिकल 13 में लिखा क्या? आर्टिकल 13 में बहुत सिंपल सी बात लिखी कि सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं वह शून्य होंगे। कहने का मतलब है कि वो क्या होंगे बच्चों? अवैध। क्या होंगे? अवैध। आर्टिकल 13 स्टेट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन declare that all law that are inconsistent and in derogation of any fundamental right shall be void। यानी आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी कानून बनेगा भविष्य में, इवन जो मोदी जी काम करेंगे, योगी जी काम करेंगे, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए किसके साथ? फंडामेंटल राइट के साथ। यदि सरकारों ने ऐसा कोई भी कानून बनाया जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसके अगेंस्ट जाता है, क्या जाता है? उसके अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार दे दिया। कौन सा? रिट जुडिरिक्शन। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? आर्टिकल 32 और 226 कि तुमको ये अधिकार है, यू हैव द राइट, कि सरकार के कामों की आप क्या कर लेना? समीक्षा कर लेना और रिट जारी कर देना। तो कौन से आर्टिकल से ये सब चालू हुआ? आर्टिकल 13। क्या ये बात समझ में आई? आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 में को बचाने के लिए ही क्या लिखे गए हैं?
आर्टिकल 32 और 226। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने ये सोचा समझा, मैं एक बार रिवाइज करता हूं मेरे बच्चों, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट्स। यस, राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हिंदी में बोले तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आपकी संस्कृति और शिक्षण का अधिकार, और आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ना ये राजाओं के टाइम मिलता था और ना ही ब्रिटिशर इसको देते थे। तो जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने बोला आपको यह मौलिक अधिकार, जो भी भारत का नागरिक होगा, और सिर्फ भारत का नागरिक ही नहीं, कुछ अधिकार सभी लोगों के लिए है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ब्रिटिशर हो, चाहे वो अमेरिकन हो मेरे बच्चों, और चाहे वो ब्रिटिशर हो, सभी को यह अधिकार होगा। और अगर सरकार इनका हनन करती है तो आर्टिकल 13 में संविधान ही ने यह घोषणा कर दी कि क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा आने वाली सरकारें, तो वो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा और आर्टिकल 32 और 226 के तहत उसको नल और वॉइड माना जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? जो सेफगार्ड करता है सारे फंडामेंटल राइट्स को, जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप रिव्यू कर लेना, और अगर सरकारें ये पाया जाए कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करती हैं तो नल एंड वॉइड कर देना, आर्टिकल 13। इसी को लेकर बहुत सारी डिबेटें हुई हैं जो आने वाले लेक्चरों में हम देखेंगे। आर्टिकल 13 वर्सेस 368 एक डिबेट हुई, आर्टिकल 13 और 368 के बीच में एक डिबेट हुई, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के, और जो केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जाकर बैलेंस बना। मैं बहुत सारे छोटे छोटे लेक्चर्स आपके लिए बनाऊंगा जहां पर मैं आपको डिटेल में ये डिस्कस करूंगा। अभी जो मेरा कहने का अर्थ है वो आर्टिकल 13 के बारे में है। तो भाई जब ये आर्टिकल बना तो दो चीज आई कि भाई ये है मौलिक अधिकार, दीज आर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ये हमको किसने दिए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने। और संविधान ने ही क्या लिखा? आर्टिकल 13, और बोला, आपको याद होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1947 से पहले भी हमारे पास क्या कानून थे? हाँ, ब्रिटिशर लोगों ने तो बहुत सारे राइट्स बना रखे थे, यस और नो। तो उन्होंने बोला कि जो भूतकाल के भी कानून बने हुए हैं, पास्ट के कानून, वो भी मौलिक अधिकार के साथ क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट। और भविष्य में जो कानून बनेंगे इन फ्यूचर, नॉट इट इज ओनली रिलेटेड टू लॉ बट ऑल्सो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। भविष्य में जो भी कानून बनेंगे या प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे वो भी क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। तो पुराने कानून भी और भविष्य में कानून भी। मैं आपको एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें डिटेल में इसको डिस्कस कराऊंगा। क्या दो हमारे पास चीजें हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी।
ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, सर्वेबिलिटी का तो यही दिखा रहा है, इक्लिप्स भी दिखाई देगा, कि भविष्य में जो आज तक कानून बने हैं, भूतकाल में जो कानून बने हैं, वो भी आर्टिकल 13 के साथ क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो पुराने हैं, और भविष्य में जो बनेंगे वो भी क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। नॉट केवल लॉ बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी। इसी को आगे लेते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप देखते होंगे बार बार केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पुट्टा स्वामी के से पहले केसेस हैं ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस में क्या कहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2-3 आपको, कि जब भारत देश का आजाद हुआ तो पहला केस गया जिसका नाम क्या है, गोपालन केस। इस केस में सरकार ने बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, किसी को ऐसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। गोपालन केस में सरकार का क्या आर्गुमेंट था, सरकार का आर्गुमेंट था कि भाई हमने कानून बना रखा है और कानून बनाकर हम कुछ भी कर सकते हैं, वी हैव क्रिएटेड अ लॉ एंड वी आर फॉलोइंग द लॉ। पर उन्होंने बोला आपका लॉ किसके इनकंसिस्टेंट है, किसके इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट के। खैर गोपालन केस में ऐसा नहीं हुआ। गोपालन केस में तो क्योंकि हमारा देश ये कौन सा ईयर चल रहा है, 1950, अभी स्ट्रगल इतना चालू नहीं हुआ था। गोपालन केस में तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आगे जाके मेनका गांधी केस में इसकी और व्याख्या होगी। मेनका गांधी केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज किया गया है। मेनका गांधी केस प्रिवेंटिव डिटेंशन का नहीं है मेरे बच्चों, वो है राइट टू लाइफ का, बाहर घूमने का, उसको भी हम डिसाइड करेंगे। दूसरा केस है जिस पर विवाद हुआ, पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार। क्या सरकार बोल रही है कि देश में हमको सब्सिडी बांटनी है, ठीक है, देश में हमको सब्सिडी बांटनी है। देखो गोपालन केस याद रखना, गोपालन केस बहुत अच्छा केस नहीं था। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी व्याख्या नहीं की थी आर्टिकल 13 की और फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि देश तभी आजाद हुआ था। असली डिबेट चालू होगी शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती केसेस से। तो इसको एज अ रेफरेंस आप ना लें, रेफरेंस आप इसको लें। सरकार का मत है, आज भी है, पहले भी था, कि भैया सबका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि हमको सबको बिजली देनी है, एलपीजी देनी है, सब्सिडी देनी है, पेंशन देनी है, बहुत सारी फ्रॉड जरी इसके अंदर चल रही है। हमारे पास लोगों की डिटेल होंगी तो सही आदमी को हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर बेनिफिट दे देंगे। लेकिन पुट्टा स्वामी केस में ये कहा कि नहीं भाई, लोगों की पर्सनल डिटेलें आपको नहीं लेनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अलग, सरकार अलग, और पुट्टा स्वामी जो कि खुद एक जज थे, उन्होंने ये फरियाद लगाई थी। उस केस में ये डिसाइड हुआ कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और आधार की डिटेल कंपलसरी नहीं की जा सकती। यानी जो कानून सरकार बना रही है, सिर्फ एक ही बात आज आपको समझनी है, जो कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन गवर्नमेंट ले रही है उसको चैलेंज किया जा सकता है, और उसको क्या होता है, उसको नल और वॉइड भी सरकार के द्वारा किया जाता है। आप आगे जाके पढ़ेंगे राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर केसेस हुए, सरकार का मत कुछ और, जुडिशरी का मत कुछ और। कौन से आर्गुमेंट में जुडिशरी ये कह देती थी कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आर्टिकल 13। क्या इतनी बात समझ में आई? और आज तक भी ये डिबेट चलती आ रही है, और अभी आर्टिकल 13 की ही डिबेट है कि भाई क्या समलैंगिकता जायज की जानी चाहिए, इज द होमोसेक्सुअलिटी इज ऑल राइट,
इज लिव इन रिलेशन ऑल राइट? क्या बिना शादी के रहना ठीक है? बहुत सारी डिबेटें इस पर खड़ी होती है। क्या एक आदमी को अगर उसका मरने का मन है, लाइलाज बीमारी से वो ग्रसित है, तो क्या उसको मरने का अधिकार मिलना चाहिए? तो जो कोर आर्गुमेंट इसमें जुडिशरी में जब जब भी केसेस जाते हैं, जो डिबेट चलती है, वो आर्टिकल 13 से ही चालू होती है। इसके बारे में अगले लेक्चरों में हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। 368 का मामला हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों कि आर्टिकल 368 क्या है। आने वाले लेक्चरों में मैं केशवानंद भारती को भी बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समझ बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच। आप फॉलो करते रहिए हमें। मेरा नाम रजनीश है और मैं अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर हूं। बहुत सारे केस लॉस में धीरे धीरे आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आज की डिबेट से या पूरी डिस्कशन से आपको एक ही पॉइंट लेकर जाना है कि हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और उस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 13। जो पहले भी कानून बने हुए थे संविधान लागू होने से पहले, वट एवर द लॉज विच वर देयर बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड, उनको भी कहता है कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए, जिसमें सेवरेबिलिटी और इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट हैं। और आज की डेट में भी जो सरकार एक्शन ले रही है या लेजिस्लेटिव एक्शन ले रही है, प्रशासनिक या विधायिकी काम कर रही है, उसको भी वो करने की बात करता है। और इसी को लेकर राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार, मूलभूत ढांचा सिद्धांत, निजता का अधिकार, शादी का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, ये और यूथनेशिया, ये सब डिबेटें चलती हैं। तो इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे आशा है कि आप इसके ऊपर अपनी समझ बढ़ा पाए। तो थैंक यू वेरी मच।